हाँ भाई, आज हम एक ऐसे विषय को शुरू कर रहे हैं जिसको पढ़ने से आपको मज़ा ही मज़ा नहीं, आनंद ही आनंद आने वाला है। एक ऐसे विषय जो सुनने में ऐसा लगता है कि इसको पढ़ना कठिन है, लेकिन उस विषय को हम किस तरह सरल बनाएंगे, आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक साथ देंगे तो ये विषय हमारा अपने आप ही क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ध्यान से समझते चले और सीखते चले। आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो है इतिहास। कौन सा विषय है? इतिहास की इंट्रोडक्शन ऑफ इतिहास की हमारी ये कक्षा एक बेहतरीन कक्षा होने वाली होगी कि इतिहास क्या है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि इतिहास क्या है। तो ये जो इतिहास शब्द है वो इति और हास दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन शब्दों से? दो शब्दों से। कौन कौन सा? इति और हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही। इति का मतलब क्या होता है? ऐसा ही। और हास का मतलब होता है हुआ था। मतलब क्या हुआ? ऐसा ही हुआ था। यानी अतीत में, यानी वह समय जो बीत चुका है और उस समय की जो घटनाएं हैं, वो घटनाओं का जो वर्णन है वो किस में मिलेगा? इतिहास में। कि पहले ये हुआ था, ये हुआ था। अपन जितनी भी कहानियां सुनते हैं वो सारी किसमें पढ़ने को मिलेंगी हमें? इतिहास में। अब बात अगर करें तो ये जो इतिहास शब्द है, ये शब्द किससे बना है? हिस्ट्री से। HISTORY। किससे बना है? हिस्ट्री से। किससे बना भाई? हिस्ट्री से। और हिस्ट्री शब्द जो है वो बना है हिस्टोरिका। किससे बना है? हिस्टोरिका। किससे बना है? हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका जो शब्द है वो किससे बना है? हिस्टोरिया। किससे बना है? HISTORIA। ध्यान से समझने की बात यह है कि ये जो हिस्टोरिका है ये अपने आप में एक शब्द नहीं, एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। और इस पुस्तक को जो लिखने वाले थे उसका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। क्या नाम है? बोलो। ये जो हेरोडोटस जी हैं इनको कहा जाता है इतिहास का पिता। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। इतिहास का पिता कौन है? बोलो कौन है? वेरी गुड। इतिहास का पिता है हेरोडोटस। और इन हेरोडोटस ने ही लिखी थी कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है? हिस्ट्री की पुस्तक है। हिस्ट्री शब्द किससे बना है? हिस्टोरिया से। और हिस्टोरिया शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है क्या? हिस्टोरिया। कौन सा शब्द? हिस्टोरिया।
और जिसका अर्थ होता है अतीत की घटनाएं। क्या होता है? अतीत की घटनाएं। अतीत की घटनाएं यानी वह समय जो बीत चुका है उसकी जो घटनाएं हैं वो ही क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। बोलो, बात समझ में आई क्या? अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें कि इतिहास क्या है, तो जिस समय मानव का जन्म हुआ, पहली बार किसका जन्म हुआ? मानव का जन्म हुआ। तो मानव के जन्म से लेकर, यानी वह मानव, हम इस अवस्था में नहीं थे पहले, हम जिस अवस्था में थे उस अवस्था का नाम है आदि मानव। कौन सा मानव? आदि मानव। तो आदि मानव से लेकर, आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव। कौन सा मानव? आधुनिक। जो अपन है ना, वो कौन से मानव है? आधुनिक। तो आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव की विकास यात्रा, आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव के तक, यानी आधुनिक मानव तक की जो विकास की यात्रा है, उसका अध्ययन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं वो विषय क्या कहलाता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री। और हिस्ट्री शब्द का जन्म किससे हुआ है? हिस्टोरिका से। कहां से हुआ है? हिस्टोरिका से। तो आप बता सकते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता कौन है भाई? हेरोडोटस। अब आज की विश्व इतिहास की बात करें या इतिहास की बात करें तो इतिहास का पिता तो हेरोडोटस है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय इतिहास का पिता कौन है? भारतीय इतिहास का पिता, भारतीय इतिहास का पिता कौन है? तो आप किसको बताएंगे भारतीय इतिहास का पिता? ध्यान से सुनना, यह प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन इसके आंसर मैं आपको दो सजेस्ट करूंगा। नंबर एक जो है वो है कौन? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। बोलो कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। ये जो मेगास्थनीज है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है भाई? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बोलो। इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका। ये जो इंडिका पुस्तक लिखी थी, तो आप ये समझना कि ये मेगास्थनीज किसके दरबार में था या किसके शासन काल में यहाँ पर आया था? तो आपने मौर्य शासक चंद्रगुप्त का नाम सुना होगा। तो चंद्रगुप्त के शासन काल में आया था कौन? मेगास्थनीज। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और किसने भेजा, कैसे भेजा? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत। सेल्यूकस निकेटर का क्या था? बोलो। राजदूत। एक दूसरा नाम जो इतिहास में भारतीय इतिहास का जन्मदाता कहलाता है, वो आपको बताना चाहूंगा मैं। वो है कौन? महर्षि। कौन? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन
वेद व्यास, वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को भारतीय इतिहास का क्या कहेंगे? पिता। क्यों कहेंगे? इस बात को भी सुन लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में कालक्रम की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का क्या होता है? वर्णन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने क्या रचा था? महाभारत। क्या रची? महाभारत। महाभारत किसने लिखी? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। और महाभारत का जो युद्ध है, महाभारत का क्या युद्ध, वो कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र। कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहां पड़ता है? हरियाणा में। और ये युद्ध कितने दिन तक हुआ था? महाभारत का युद्ध 18 दिन तक हुआ था। कितने दिन हुआ भाई? 18 दिन होने के कारण ये जो महाभारत है इसमें एक एक दिन का एक एक पर्व है। इसलिए महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुए महाभारत के युद्ध का वर्णन किसने किया? वेदव्यास ने। किसने किया? महाभारत में किया। इसलिए स्पष्ट है कि भारतीय इतिहास की पहली पुस्तक वो कौन सी है? महाभारत। इसलिए वेदव्यास को भारतीय इतिहास का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। अब बताएंगे कि विश्व इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। भारतीय इतिहास का जनक कौन है? मेगास्थनीज। भारतीय इतिहास का दूसरा जनक कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। बोलो, बात समझ में आई क्या? जी हाँ। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि प्री इतिहास जो है, यानी प्राक इतिहास जिसको बोलते हैं, तो भारतीय प्राक इतिहास का जनक कौन है? अगला प्रश्न हमारा बनता है, क्या लिखेंगे? भारतीय प्राक इतिहास का जनक, भारतीय प्राक इतिहास का जनक, भारतीय प्राक इतिहास का जनक कौन है? तो आप आंसर बताएंगे रॉबर्ट ब्रूस फुटीज। कौन बताएंगे? रॉबर्ट ब्रूस फुटीज। रॉबर्ट ब्रूस फुटीज। भारतीय प्राक इतिहास का जनक कौन कहलाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुटीज। ध्यान रखना, इन्होंने पल्लवरम एक स्थान है, कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। पल्लवरम उस समय मद्रास में पड़ता था। मद्रास यानी वर्तमान तमिलनाडु। पल्लवरम नामक स्थान पर इसने पत्थर जो होता है ना, उसके हथियार खोजे थे सबसे पहले। किसके हथियार खोजे थे? पत्थर के हथियार, जो हाथ से चलाए जाते थे, पत्थर के हथियार। और उस समय पत्थर के हथियार जो थे उनको क्या कहा जाता था? हैंडेक्स। क्या कहा जाता था? हैंडेक्स। इसलिए स्पष्ट है कि भारतीय प्राक इतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुटीज है। बात समझ में आई या नहीं आई? आई। अब अपन आगे की बात करते हैं। मेरे साथ आप बने रहेंगे। आपको किस तरीके से इतिहास में एक रोचकता लाई जा रही है, ध्यान से सुनते जाएं, पढ़ते जाएं। देखिएगा, अगर हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो ये जो इतिहास हमारा विषय है, ये तो हम समझेंगे कि हमने सबसे पहले इतिहास को कैसे जाना, कैसे पता लगा हमें। तो इसको लेकर हम एक विषय, टॉपिक, हेडिंग डाल सकते हैं कि
इतिहास के स्रोत। क्या डालेंगे? इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? तो एक बात जरूर याद रख लेना, इतिहास के दो स्रोत होंगे। कितने स्रोत होंगे भाई? दो स्रोत होंगे। एक तो स्रोत होगा लिखित, एक तो स्रोत कैसा होगा? लिखित। और एक स्रोत कैसा होगा? अलिखित। अलिखित स्रोत कैसे होंगे ध्यान से देखना। अलिखित स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत हैं। कौन से? पुरातात्विक। कौन से स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। और एक ऐसे स्रोत होंगे जो हमें लिखित मिलेंगे, उनको कहेंगे अपन क्या? अभिलेखीय स्रोत। अभिलेखीय स्रोत। अभिलेखीय स्रोत कह दो या साहित्यिक स्रोत कह दो। कौन से स्रोत? साहित्यिक। साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनमें कितने प्रकार के स्रोत होंगे? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सबसे पहला स्रोत कौन सा होगा? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में ये जो पुरातात्विक अभिलेखीय को अपन यहां से हटा देते हैं एक बार। एक तो होगा अभिलेखीय, सॉरी पुरातात्विक, और एक क्या होगा? साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में ही हम पढ़ेंगे जैसे कोई अवशेष मिला हो। क्या मिले हो? अवशेष। कोई भी अवशेष मिला हो, ध्यान से समझना। कोई चीज मिली है कहीं पर तो वो इसी में आएगी, कहीं खुदाई में। जैसे कि पहले कोई सभ्यता रही हो मतलब अपने आसपास, और वो सभ्यता नीचे दब गई, और नीचे दब जाने के बाद में अपन ने कभी खोदा तो वहां पर कोई चीज निकली तो वो अवशेष होगा। क्या होगा? अवशेष होगा। और इसी के साथ कहीं कुछ लिखा मिल जाए पत्थरों वगैरह पर तो उसको कहेंगे अभिलेखीय स्रोत। क्या कहेंगे? अभिलेखीय। अभिलेखीय स्रोत। इसके बाद में अगला हमारा जैसे कोई स्मारक है, कोई आदमी मरा तो उसके स्मारक बनाया, तो स्मारक पर हम लिख दी कि भाई इसने ये काम करवाई, तो वो भी क्या कहलाएगा? पुरातात्विक स्रोत, स्मारक वगैरह। इसके अलावा जैसे किसी कोई शासक है जिसने क्या चलाए? क्या चलाए भाई? सिक्के। तो सिक्कों पर अपना नाम लिख दिया। कोई शासक है जिसने मूर्तियां बनवाई तो मूर्तियों पर भी। तो इस तरह पुरातात्विक इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनमें आप अवशेष क्या पढ़ेंगे? अवशेष। अवशेषों के अलावा क्या पढ़ेंगे? अभिलेख। अभिलेखों के अलावा क्या पढ़ेंगे? स्मारक। स्मारकों के अलावा क्या पढ़ेंगे? सिक्के। और सिक्कों के अलावा क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? बोलो। मूर्तियां पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारे साहित्यिक स्रोत आते हैं। कौन से स्रोत आते हैं भाई? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो ध्यान से सुनना। दो तरह के स्रोत हो गए, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। अब ध्यान से सुनना कि पुरातात्विक स्रोत तो अपन ने पढ़ लिए कि अवशेष है, अभिलेख है, मूर्तियां है, सिक्के हैं, इस तरह। उसी तरह इसमें भी साहित्यिक स्रोत में दो प्रकार हैं। एक तो कौन से होंगे? धार्मिक साहित्य। कौन सा? धार्मिक साहित्य। और एक होगा गैर धार्मिक साहित्य। लिखो, धार्मिक साहित्य। कौन सा साहित्य? धार्मिक साहित्य। और एक कौन सा होगा? कौन सा होगा? बोलो। गैर धार्मिक साहित्य। एक धार्मिक साहित्य और एक कौन सा? गैर धार्मिक साहित्य। बोलो, बात समझ में आई क्या? धार्मिक साहित्य में आप पढ़ेंगे जैसे वेद हैं। क्या पढ़ेंगे? वेद हैं,
पुराण है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य जैसे रामायण है तो वो इसी में आएगा, धार्मिक साहित्य में अपना, नहीं क्या? इसी तरह जैसे कोई जैन धर्म के ग्रंथ है तो जैन साहित्य हो जाएगा, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है तो क्या हो जाएगा? बौद्ध साहित्य हो जाएगा। तो वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। और इसके बाद में आता है हमारा कौन सा? गैर धार्मिक साहित्य। इसमें अपन साहित्य को, इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से विषय पढ़ते? देखो, एक तो पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी भाई? अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने। किसने लिखी थी? जो कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका मंत्री तो था कौन? चाणक्य। इसके अलावा और है जैसे पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का कौन? महाभाष्य। पतंजलि का कौन? महाभाष्य। और मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। और कौन सा? पंचतंत्र। कौन सा? पंचतंत्र। और दक्षिण भारत में है संगम साहित्य। कौन सा? संगम साहित्य। संगम साहित्य। इस तरह धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य भारतीय इतिहास को जानने का क्या होगा? प्रमुख स्रोत होगा। तो पुरातात्विक जो स्रोत पढ़े अपन ने वो कितने पढ़े? 2। सॉरी, यानी इतिहास के स्रोत पढ़े 2, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी हमें कोई चीज मिली है प्राचीन काल की, बहुत पुरानी, कोई अवशेष मिला है, कोई पत्थर पर लिखा कोई लेख मिला हो, या फिर कोई स्मारक मिला हो, कोई सिक्के मिले हो, या कोई मूर्तियां मिली हो, यानी प्राचीन काल की किन्हीं वस्तुओं के आधार पर इससे पता लगता है कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। उसके बाद में है धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में 2 तरह के हैं, साहित्यिक स्रोत में 2 तरह के हैं, एक धार्मिक साहित्य और एक गैर धार्मिक साहित्य। अब इतिहास को आगे पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि एक इतिहास एक लंबे समय की घटना है, और लंबे समय की घटना को हम अगर छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ें, कोई भी बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ें तो शायद हम आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए जो इतिहास है उसको मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भागों में। हम पढ़ रहे हैं इतिहास में भारतीय इतिहास। कौन सा? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटेंगे, ध्यान से समझना। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में। और जो 3 भागों में बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है? ध्यान से सुनना एक बार, कि एक काल तो वो है जो इतिहास लिखना प्रारंभ भी नहीं हुआ था। कौन सा काल? लिखना प्रारंभ, यानी इतिहास लिखने से पहले का काल, जिसको क्या बोलेंगे? प्राक प्लस ऐतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बाद हम पढ़ेंगे
कि इतिहास लिखना प्रारंभ किया था वो काल, कौन सा काल? प्रारंभ किया था यानी शुरू किया था, तो उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक यानी वह काल जिससे इतिहास लेखन क्या होता है? प्रारंभ होता है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। यानी जब जब मानव ने विकास किया और मानव ने कोई नई खोज की, मानव ने डेवलपमेंट किया या मौसम ने परिवर्तन किया, तो इस आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। और वो 3 भाग जो हैं, वो जो 3 भाग हैं, उनमें पहला भाग का नाम आप बताएंगे? प्रागैतिहासिक काल। बोलना आता है क्या? बोलो तो। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है कि वह काल जिससे मानव ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। और उसके बाद है ऐतिहासिक काल, जब मानव पूर्ण रूप से इतिहास लिखना क्या हो गया? सीख गया। बात समझ में आई क्या? अब जो प्रागैतिहासिक काल है, उस काल की बात कर रहे हैं जब मानव था और वह जो कुछ भी काम करता था वो किससे करता था? पत्थरों से करता था। किससे करता था? पत्थरों से करता था। तो प्रागैतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में। 3 भागों में किस तरह बांटा गया है वो भी समझ लो। एक तो है पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। इसके बाद में आएगा मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद में आएगा नव पाषाण काल। कौन सा? नव पाषाण काल। यानी अभी तो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन कर रहे हैं और उसको बांटा किस किस भागों में है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस तरह पाषाण काल को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि पूरा पाषाण काल वह काल है जिसमें मानव ने पत्थर से पत्थर भिड़ाकर किसका आविष्कार किया? आग का आविष्कार कर लिया था। किसका आविष्कार? आग का जिस काल में आविष्कार किया उस काल का नाम क्या है? पूरा पाषाण काल। बोलो, समझ पाए? आदि मानव ने जिस समय आग का आविष्कार किया उस समय के काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। ये जो आग का आविष्कार हुआ है ये चकमक पत्थर से हुआ है। कौन से पत्थर से भाई? चकमक पत्थर से। चकमक पत्थर से हुआ है। किसका आविष्कार? आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ? पूरा पाषाण काल। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल का कोई काल निर्धारण नहीं है कि आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले जो काल था उस काल का नाम क्या है? पूरा पाषाण काल। बोलो, बात समझ में आई क्या? पूरा पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया? इस पूरा पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में। एक निम्न पूरा पाषाण काल, नंबर 1 कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। उसके बाद में मध्य पूरा
पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल। सबसे पहले निम्नपुरा पाषाण काल, उसके बाद में मध्यपुरा पाषाण काल और उसके बाद में उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल। देखो, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहते हैं। ये पूरा का पूरा पत्थर का युग है। पत्थर के युग को पहले बांटा 3 भागों में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। लेकिन पत्थर का काल है और पत्थर से पत्थर जब भिड़ता है तो चिंगारी पैदा होती है। इसलिए इस पत्थर के काल में ही किसका आविष्कार हुआ? आग का आविष्कार हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ? पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार करने के बाद वो मानव पहले क्या करता था? इससे पहले जो भोजन के लिए वो जानवरों को प्रयोग करता था, जानवरों का प्रयोग करता था, पशु पक्षियों को मारता था और उनको खा जाता था डायरेक्ट। लेकिन जब आग का आविष्कार हो गया तो आग का आविष्कार के बाद जब उसने पत्थर से पत्थर भिड़ाकर आग लगाता था तो जंगल में जब वो रहता था तो जंगल में बड़े क्षेत्र पर क्या लग जाती थी? आग लग जाती थी। और उस आग के कारण बहुत सारे पशु पक्षी जल जाते थे और वो जड़े जड़ाए पशु पक्षी जब नीचे गिर जाते थे तो वो भुन गए अपने आप आग में, तो उनको बड़ा स्वाद लगता था। तो वो फिर धीरे 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 भूनकर खाने लगा। क्या करके खाने लगा? भूनकर, यानी सीख कर खाने लग गया। अब क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद जब पाषाण काल से वो आगे बढ़ता है तो वो जानवरों को पालने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? पालने लग जाता है। लेकिन यहां से परिवर्तन होगा कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, तो जानवरों को पालना कौन से काल में सीखा था? मध्य पाषाण काल में। इसलिए पशु पालन की जो शुरुआत है वो हो जाती है कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। पशुपालन की शुरुआत कौन से काल में हुई? मध्य पाषाण काल में। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अब जब मानव पशु रखने लग गया तो जंगलों में चलता 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 चरवाहा जीवन जीता था। आज यहाँ तो कल वहां, परसों वहां, धीरे धीरे बढ़ता जाता था। लेकिन हुआ क्या? बड़े ध्यान से समझने की बात है कि जब उसके पास पशु थे तो पशुओं को चारों के लिए घूमना पड़ता था। लेकिन उसने एक नया आविष्कार किया और नया आविष्कार करके क्या किया कि भाई पशु तो हम पाल ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पशु तो हम पाल ही रहे हैं। अगर पशुपालन के साथ में मानव ने स्थायी रहना शुरू कर दिया, यानी क्या करना शुरू कर दिया? कृषि। पशुपालन के साथ में क्या करने लग गया? अब कृषि करने लग गया तो खेती करने के लिए उसको पानी भी देना, उसको काटना पीटना। तो अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार चल जाएगा तो उसकी कृषि को कौन संभालेगा? इसलिए यहां से उसने एक काम और कर दिया, स्थायी निवास बना लिए। क्या बना लिए? स्थायी निवास बना लिए। कौन से काल में? नव पाषाण काल में। बोलो, बात समझ में आई क्या? अब ध्यान से सुनना कि ये प्राग ऐतिहासिक काल अगर पत्थर का काल था तो आद्य ऐतिहासिक काल धातु का काल था। किसका काल? धातु का काल। और धातु में भी सबसे पहले मानव के द्वारा जो धातु खोजी गई उसका नाम क्या था? तांबा। मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। तो ये युग हो गया, नाम क्या पड़ा? ताम्र युग। क्या नाम पड़ा? ताम्र युग। उसके बाद में तांबे को छोड़कर हमने किसको खोजा? लोहे को। ऐतिहासिक काल में किसका आविष्कार होगा? लोहे का। यानी लोहा युग कहलाएगा कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। बोलो, बात समझ में आई क्या? जी हाँ। लोहा युग ऐतिहासिक काल हो गया। आद्य ऐतिहासिक काल को धातु युग या ताम्र युग या कांस्य युग के नाम से जाना जाता है और प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है।
काल विभाजन समझ में आया होगा। जब हम अभी इसमें पढ़ेंगे, अभी हमने प्रागैतिहासिक काल का काल विभाजन पढ़ा है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल का काल विभाजन पढ़ेंगे, उसके बाद में ऐतिहासिक काल का काल विभाजन पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल को भी हम फिर बांटेंगे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। बोलो बात समझ में आई क्या? तो इस श्रृंखला को हम आगे लगातार बढ़ते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि कोशिश के तर्कस में वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ भले ही जिंदगी में, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना।